नज़ीन, एवरीवन होपफुल है कि ये मुशाकरात जो हो रहे हैं ये कामयाब होंगे। देयर आर मल्टी रीजंस टू बिलीव कि यहां पर कोई ब्रेक थ्रू जब वो हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जोर लगा रही है। अमेरिका खुद डेस्परेटली चाहता है कि उसको यहां से कोई वे आउट जब वो मिले, और यूरोपियंस इस वक्त डेस्परेटली ये चाहते हैं, मशरिक और मगरिब की तमाम कौमें ये चाहती हैं कि यहां से कोई ब्रेक थ्रू जो वो हो, और रीजन चाहता है। तो इसलिए देयर आर मल्टी रीजंस टू बिलीव कि यहां पर कोई कामयाबी जब हासिल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन खतरा बरकरार है कि मामला जब वो दोबारा जंग की तरफ चले जाएंगे, दोबारा यहां पर जब जंग छिड़ जाएगी। और उसकी वजह देखिए इसराइल है। इसराइल जब तक इसका मसला हल नहीं कर लिया जाता, जब तक मसला फ़लस्तीन को कंप्रीहेंसिव अंदाज के अंदर रिजॉल्व नहीं करवा लिया जाता, तो उससे हटकर कोई चीज़ जो है वो मामलात को हतमी अंदाज में तय नहीं कर सकती है। देखिए मुल्कों में जंगें होती हैं, होती रहती हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, होते रहते हैं, फिर उसमें सालसी करवाई जाती है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हल करवाया जाता है, जंगों को रुकवा दिया जाता है और मामलात आगे चल पड़ते हैं। लेकिन यहां पर मामला बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर जो एंटिटी है उसका वजूद ही क्वेश्चनेबल है। यानी बाकी मुल्कों में जंगें होती हैं, उनका वजूद क्वेश्चनेबल नहीं होता, यहां पर तो इस एंटिटी का वजूद ही क्वेश्चनेबल है और इसका मकसद ही एक्सपेंशन करना है। बाकी मुल्कों का तो ये मसला नहीं होता, दोनों मसले नहीं होते, ना एक्सपेंशन उन्होंने करनी होती है, ना उनका वजूद क्वेश्चनेबल होता है। तो यहां पर इन्होंने एक्सपेंशन भी करनी है, वजूद भी क्वेश्चनेबल है। फिर इन्होंने हर जगह पर टांग अड़ाई हुई है, कभी लेबनान में, शाम में, यमन में, हर जगह पर तो इन्होंने टांग अड़ाई हुई है। फिर जो गजा की जेनोसाइड इन्होंने की है, तो कंप्रीहेंसिव अंदाज के अंदर ये मसले को जब तक हल नहीं किया जाता, इसके एक हिस्से को हल करके कुछ अचीव जब हो नहीं सकता है। तो इसलिए इसमें जब रिस्क बहुत ज्यादा है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तो वहीं का वहीं मौजूद है, और इसराइल की जो इंटेंशन है, इसराइल के इरादे हैं, वो तो वहीं के वहीं मौजूद है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसराइल एक डिसाइसिव डिफीट की तरफ जा चुका है। तो ये तो डिफीट कबूल नहीं कर सकता, इसका घमंड, इसके इरादे, इसकी साजिशें, ये तो बिल्कुल डिफीट कबूल नहीं करेगा, ये तो न्यूक्लियर की तरफ भी जाएगा। तो इसलिए ये मामला जब बहुत ज्यादा हो जाता है कॉम्प्लेक्स, अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इसलिए हर तरफ जंग की तैयारी साथ साथ जब जारी है, एक तरफ जब लेबनान की जंग जारी है और वहां पर खिलाफवर्जी की गई है सीज फायर की, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि अमेरिका अपना बिल्डअप बढ़ा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में अपना बिल्डअप जब बढ़ा रहा है, अभी ग्राउंड फोर्सेस भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है, स्पेशल कमांडो फोर्सेस भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है, मजीद फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे जाने का जब इंकशाफ हुआ है। तो ये बड़ी अजब सी बात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन साथ साथ बिल्डअप भी जारी है। इसका क्या मतलब? दूसरा, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक और खबर शेयर कर दी है, वो ये कह रहे हैं कि चाइना से मैसिव जो शिपमेंट है वेपन की वो ईरान पहुंच रही है। ये बड़े हाई क्वालिटी वेपन्स हैं, जितने भी चाइना की जानिब से एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है, ये उसमें सबसे हाई क्वालिटी वेपन्स हैं जो चाइना ईरान को देने जा रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो चाइना इज द मेन प्लेयर जो ईरान को, और ये डिप्लोमेटिक ये सारा रास्ता इधर लेकर आया है मामलात को। सो वही चाइना वेपन भी भेज रहा है, क्योंकि खतरा है अमेरिका और इजराइल के, बार बार उन्होंने जो डिप्लोमेसी को ऐसा टूल इस्तेमाल किया है। और ईरान की तो शराब, फिर ये मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो जंग की तैयारी इस तरह साथ जारी है। फिर जब यहां इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी मुलाकात हो रही है, दुनिया की नजरें लगी हैं, तो मीनवाइल दुनिया के एक और कोने में, मशरिक में, दो अहम तरीन शख्सियात जब वो मिल रही हैं और उनका ताल्लुक मिडिल ईस्ट के इसी मामले से है, और वो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में ये अहम तरीन मुलाकात वहां पर हो रही है, चाइना का हाई लेवल डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ है, और जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स सामने आ रहे हैं उस तनाजुर में ये मुलाकात हो रही है। और दूसरा, वहां पर चूंकि जो पैसिफिक नेशंस हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उनमें ये एक सोच पाई जा रही है कि उन्होंने देख लिया यूक्रेन में अमेरिका कितना बचाने के लिए आया, गल्फ के साथ जो अमेरिका ने किया है वो भी ये पैसिफिक नेशंस देख रही हैं, अमेरिकी मिलिट्री क्या कर सकती है ये भी उन्होंने देख लिया है। तो अब वो सोच रहे हैं कि हम क्यों ना नॉर्थ कोरिया से सुलह कर लें, और सुलह तो ज़ाहिर है चाइना करवाएगा। तो ये भी बात वहां पर आगे से आगे बढ़ रही है कि भाई हमें अमेरिका यहां पर तो इसलिए चाहिए ना कि नॉर्थ कोरिया से लड़ना है, तो नॉर्थ कोरिया से लड़ नहीं सकते हम, और खुद अमेरिका की जो ना ट्रस्ट है और ना वो मिलिट्री है कि वो हिफाजत कर सकेगी। तो इसलिए अब वो ये चाह रहे हैं कि भाई दोस्ती जिसमें सबसे ज्यादा जो विजडम का सबूत दे रहा है वो साउथ कोरिया। तो एक मुलाकात वहां पर हो रही है। अच्छा, इसी दरमियान जो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान की मिलिट्री वो पहुंच गई है सऊदी अरेबिया। यहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात में सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान मौजूद नहीं है, यहां पर मिस्र का हाई लेवल डेलीगेशन मौजूद है, सऊदी अरेबिया का हाई लेवल डेलीगेशन मौजूद है, चाइना का हाई लेवल डेलीगेशन मौजूद है, हो सकता है कि बाकी मुल्कों से भी हों। तो ये सारी दुनिया के समझ लें कि यहाँ पर वफूद जो वो मौजूद हैं, कुछ जाहिर हैं और कुछ पस पर्दा हैं। तो मीनवाइल पाकिस्तान की एयरफोर्स और उसके फाइटर जेट्स पहुंच गए सऊदी अरेबिया। ये एक बड़ा अहम तरीन वाकया है। एक तो ये कि जंग के चुके खतरात हैं, दूसरा ये है कि जो दिफाई मुआहिदा है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जानिब से एक्टिवेट किया जा रहा है, और ये इस बात का सिग्नल है कि सऊदी अरेबिया किस तरह से डिस्टेंस कर रहा है अपने आप को अमेरिका से। अमेरिका उसको बचाने में नाकाम हो चुका है, और ये बात ध्यान में रखें कि जब भी यहां से बेसिस का खात्मा होगा सऊदी अरेबिया ही पहल करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया बड़ा मुल्क है, सऊदी अरेबिया मजबूत मुल्क है, और वही सबसे पहले वो करेज दिखा सकता है। तो ये बहुत बड़ा वाकया है कि पाकिस्तान अब वहां पर बाकायदा जब सिक्योरिटी, वैसे इसको नाम ये दिया गया है कि यहां जंगी मशकें हो रही हैं, तो वो ठीक है जी, जंगी मशकें हो रही हैं, ऐसे ही होता है। ये थोड़ी कहेंगे कि अमेरिका पर एतबार नहीं रहा और इसलिए ये आ रहे हैं।
तो यही कहेंगे ना कि जंगी मशकों के लिए हम आए। तो क्यों, जंग तो किसी भी वक्त छिड़ सकती है, तो अब ये जंगी मशकें चाहे 6 महीने चलती रहें। तो पाकिस्तान ने प्रेजेंस वहां पर जाकर कर लिया, ये बात इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की वहां पर प्रेजेंस हो गई है। और इधर जो है वो आप देखिए कि जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसमें पहली जो मिस कमिटमेंट हुई वो तो लेबनान के ऊपर हुई। दूसरा जो क्रैश हो गया है वो ये हुआ है कि अभी ये खबर आ रही थी कि जनाब जो एसेट्स है वो अनफ्रीज कर दिए गए हैं। अमेरिका कह रहा नहीं कि हमने तो एसेट जब अनफ्रीज नहीं किए, फिर मिस कमिटमेंट है। उसकी वजह क्या है? उसका सबूत यह है कि पाकिस्तान ने खुद ये खबर दी कि ये अमेरिका ने तय कर लिया है। पाकिस्तान के जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया को आकर बताया कि ये अमेरिका इस बात पर एग्री हो गया है, क्योंकि ईरान की 2 प्री कंडीशंस थी मुज़ाकरात के लिए, जो कि हालांकि तय हो चुकी थी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। तो ईरान कह रहा था कि इस पर अमल दरामद करें फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। वो ये था कि लेबनान में जंगबंदी और एसेट जब वो अनफ्रीज किए जाएं। तो अमेरिका ने कहा कि हमने अनफ्रीज कर दिए हैं, और वो अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं हमने नहीं किया। हालांकि जो मीडिएटर है वो तो कह रहा है कि ये अमेरिका एग्री हो गया था, खबरें भी हर तरफ चल गई थी, फिर वो इससे पीछे हट गए जैसे लेबनान से पीछे हटे। तो ये एक मसला फिर है, ये वो बदएतमाद, और सिर्फ इजराइल के लिए मसला, सिर्फ इजराइल का है। अच्छा, अब ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा है कि अगर यहां पर अमेरिका फर्स्ट वाले डील करने आए, अगर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को मद्देनजर रखा गया तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अगर यहां पर इजराइल फर्स्ट पॉलिसी को मद्देनजर रखा गया तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अब ये बात उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल ट्रंप बड़ा गुस्से में था। ट्रंप ये कह रहा था कि ये ईरान जब वो हमारे मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, यानी अमेरिकन मीडिया को ईरान कंट्रोल कर रहा है, ये उसकी जानिब से जो इंफॉर्मेशन वॉर है उसमें भी इबरतनाक शिकस्त का एतराफ था। वो अमेरिकन मीडिया जो आप जरा देखेंगे उनकी रिपोर्टिंग का एंगल होता क्या है, गजा में, लेबनान में, ईरान में, यहां पर मारे जाएं तो वो डेड उनको लिखते हैं, किल्ड भी नहीं लिखते हैं, और दहाइयों का प्रोपेगेंडा है इस जंग तक लाने के लिए। वो ईरान कंट्रोल कर रहा है, यानी बात यह कि शिकस्त इतनी बढ़िया ना कि उसको छुपा नहीं पा रहा है। ये ट्रंप बड़े गुस्से में था। तो अब ये वहां पर यही डिबेट जारी है, अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट। तो ईरान बड़ी समझदारी से इंफॉर्मेशन वॉर में भी जो बयान जारी करता है वो बड़ा तरीके से जारी किए जाते हैं। इस वक्त अमेरिका में यही डिबेट जारी है ना कि हमें अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, इजराइल फर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो यही बयान ईरान जारी कर रहा है कि अगर आप अमेरिका फर्स्ट होंगे तो मामलात हमारे आपके साथ आगे चलेंगे, अगर नहीं होंगे, इजराइल फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो फिर जंग होगी। तो इंफॉर्मेशन वॉर जिसमें अमेरिका से और इजराइल से और वेस्ट से कोई जीत नहीं सका है, यहां पर भी उनको शिकस्त का जब सामना करना पड़ रहा है। मीनवाइल जो सबसे पहले मैं एक हेडलाइन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो साउथ कोरिया से है। अच्छा, इजराइल जो है वो हर कौम के साथ उलझ रहा है, खासकर जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनके साथ इजराइल उनको लघु बातें भी कर रहा है, उनकी इंसल्ट भी कर रहा है, उनको बहुत ह्यूमिलिएट भी कर रहा है और उनके साथ डिप्लोमेटिक वॉर्स भी छेड़ रहा है। तो पहले कल ये हुआ कि फ्रांस को यूनिलैटरली इजराइल ने लेबनान नेगोशिएशन से निकाल दिया। ये फ्रांस के लिए बड़ी ह्यूमिलिएशन वाली बात है। और जब आपने मसला हल करना हो तो आप लोगों को शामिल करते हैं कि निकालते हैं? और वेस्ट तो सारे इजराइल का इत्तेहादिया, वो या मिडिल ईस्ट का इत्तेहादी तो नहीं है। फ्रांस को यूनिलैटरली इजराइल ने निकाला, फिर कल ही स्पेन के साथ जो फटा हुआ, और आज इजराइल का फटा हुआ है साउथ कोरिया से। अच्छा, ये जो साउथ कोरिया और जापान है ये अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं इस रीजन में, और इनका मामला डिफरेंट है। अभी आप देखें, जब फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था यूरोपियन नेशंस की जानिब से, तो इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने किया और वहां कनाडा ने किया। यूरोपियंस कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, कनाडा भी नहीं किया, लेकिन जापान और साउथ कोरिया ने नहीं किया, सिर्फ अमेरिकी दबाव में। चूंकि वो इतने ज़्यादा कमजोर हैं, अमेरिकी चूंकि बेसिस भी हैं, सारा कुछ है, तो वो नहीं कर सके। हालांकि वहां पर जापान और साउथ कोरिया में गजा जेनोसाइड के दरमियान मुजाहरे होते रहे फलस्तीनियों के हक में, ये शायद चाहते भी थे लेकिन अमेरिकी दबाव में ये नहीं कर सके। यानी ये इस हद तक खामोश रहते हैं कि ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियां। लेकिन पहली बार साउथ कोरिया की जानिब से और साउथ कोरिया के सदर की जानिब से क्रिटिसाइज किया गया इसराइल को। बहुत रेयर ये कन्फ्रंटेशन है जो हो रही है यहां पर साउथ कोरिया और इसराइल के दरमियान। और वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो अभी चाइना से होकर आ रहे हैं, और ये वही साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी नॉर्थ कोरिया से आप सुलह करवा दें। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट एक्यूज इजराइल ऑफ फेलिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। अब हुआ क्या है, एक वीडियो थी, वायरल हुई, जिसमें जो इजरायली सोल्जर है, इजरायली जो फौजी हैं, ये फलस्तीनी चाइल्ड्स को, फलस्तीनी बच्चों को अब्यूज कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। उस पर जो साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कमेंट किया, इस पर इजराइल को बड़ी तकलीफ हुई और फिर बयानात पे बयानात शुरू कर दिए साउथ कोरिया के खिलाफ कि ये तुम झूठ फैला रहे हो, तुम सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन का शिकार बन रहे हो, ये सारा। अब ये चल रहा था, दरमियान में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आ गए, जो कि कभी नहीं हुआ, ये कभी भी नहीं हुआ। और इजराइल के मामले में तो ये सारे जो मुल्क हैं ये जरा बीच बचाव का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने खुद उसमें एंट्री कर दी और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि आई नीड टू लुक इनटू वेदर कि ये सही है या गलत है, क्या ये वीडियो सही है या गलत है, मैं जरा इसको देखना चाहता हूं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वीडियो तो सही थी, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि इजराइल तुमने एक दफा भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, बैठकर नहीं सोचा कि ये जो सारी दुनिया के लोग और कौमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारी ना खत्म होने वाली एंटी ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज हैं और एंटी इंटरनेशनल लॉ एक्शंस हैं, तुमने एक दफा भी पीछे हटकर और बैठकर रिफ्लेक्ट नहीं किया। यानी उसको रिफ्लेक्ट करने का मतलब यह है कि
सोचा नहीं, पीछे नहीं हटे, अपने नदामत नहीं की, अपने गुनाहों को तस्लीम नहीं किया, ठीक है ना। सारी दुनिया तुम्हें बता रही है कि तुम ये कर रहे हो और तुम मुसलसल करते चले जा रहे हो, तुम मुसलसल जुल्म ढाते चले जा रहे हो, पूरी दुनिया तुमसे तंग आ चुकी है, लेकिन तुमने एक बार भी निदामत का और शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। सो आई एम इन पेन, मैं इस बात में बड़ी तकलीफ में हूं। अदर्स फील दैट पेन जस्ट एज डीपली, और हाँ, बाकी जो हैं वो भी इतना ही पेन महसूस कर रहे हैं, यानी बाकी जो दुनिया की अक़वाम है वो भी ऐसा ही पेन फील कर रही हैं तुम्हारी इस मुसलसल ज्यादतियों की वजह से। सो प्रेसिडेंट ली विलिंगलेसली टू स्पीक आउट ऑन इजरायली अब्यूजेस, यानी वो खुद आए हैं विलिंगलेसली, अपनी मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने आकर इसमें कमेंट दिया है। वो चाहते तो बीच बचाव करके निकल भी सकते थे, और हमेशा मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी है कि जापान और साउथ कोरिया खामोश रहते हैं, तो वो खुद आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें जरा भी एम्बैरेसमेंट नहीं है, तुम्हें जरा भी निदामत नहीं है, तुम्हें इंसानियत वाली बात नहीं है कि तुम जरा सोचो तो सही कि तुमने क्या क्या कर दिया है और क्या क्या तुम करते चले जा रहे हो। तो हमेशा रिवायती तौर पर वेस्टर्न नेशन जो हैं ये सारे थादी ये साइलेंट रहते हैं, लेकिन साउथ कोरिया ने आज बहुत बरेबरी का जब मुजाहरा किया। तो इस तरह से इजराइल जब वो एक तो ग्लोबल पीस के लिए खतरा है वाज़ेह तौर पर, और ये हर कौम के साथ जब वो उलझ रहा है। अच्छा, अब मीनवाइल जो बड़ी डेवलपमेंट आ रही है वो मैं शेयर आपके साथ कर दूं। अरब मीडिया बता रहा है कि, और सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको कंफर्म किया है कि मिलिट्री फोर्स फ्रॉम पाकिस्तान रीच जो है कहां पर, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस, यहां सब डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स और मिलिट्री कहां पहुंच रही है, सऊदी अरेबिया। इसमें F-16 है, इसमें F-17 है, F-17 थंडर्स इसमें शामिल हैं, इसमें C-130 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं वो इसमें शामिल हैं, इसमें जो फ्यूल टैंकर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, लॉन्ग रेंज जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो यहां पर ट्रांसफर कर दी गई हैं। और ब्लूमबर्ग ने आज लिखा है कि यूएस डोमिनेंस इन मिडिल ईस्ट इज बेसिकली ओवर। ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि अमेरिकी डोमिनेंस का मिडिल ईस्ट में खात्मा हुआ जाता है। अमेरिका के लिए बेहतर यही है कि जो कुछ बच गया है उसको यहां पर जब समेट लिया जाए। तो देखिए, सऊदी अरेबिया ने बुला लिया पाकिस्तान की एयरफोर्स को। देखिए, पाकिस्तान का जो माहिदा है सऊदी अरेबिया का, इसमें यह शामिल नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर दोबारा जंग हो जाती है उसी सिनेरियो में हम चले जाते हैं, तो ये नहीं है कि पाकिस्तान को यहां से ईरान पर हमले लॉन्च कर देगा। पाकिस्तान का माहिदा यह है कि वो सऊदी सॉइल को प्रोटेक्ट करेगा और सऊदी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर वहां से ड्रोन्स आ रहे हैं तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जब उनको गिरा रही होगी। अगर कोई ग्राउंड अटैक होता है सऊदी अरेबिया पर तो फिर पाकिस्तान की मिलिट्री जब वो वहां पर उस सॉइल की हिफाजत कर रही होगी। हाँ, अगर फटा पड़ जाता है इजराइल से फिर मामला कुछ और है, लेकिन ईरान की जंग में पाकिस्तान या ईरान को या बाकी हम मुल्कों की बात करें, ओआईसी मुल्कों के साथ फटा होता है तो फिर पाकिस्तान एयर स्पेस, और वो भी अब पहली बार होने जा रहा है। अगर ना तो ये एयर स्पेस और जो सारे कंट्रोल है वो तो अमेरिका के पास है ना, तो यहां पर सऊदी अरेबिया दो सिग्नल दे रहा है। एक ये कि जंग का खतरा मौजूद है, दूसरा ये कि वो अमेरिका से पीछे हट रहा है। अमेरिका, देखिए बात यह कि आपका माहिदा अमेरिका से है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने अमेरिका को दिए हुए हैं, अमेरिकी मैशत आपके ऊपर खड़ी हुई है, और अब आप किसको बुला रहे हैं, पाकिस्तान को। वो F-35 भाई पाकिस्तान के पास नहीं है, B-2 बॉम्बर्स पाकिस्तान के पास नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स तो अमेरिका है जो आपका सबसे बड़ा थादी है, बुला पाकिस्तान को रहे। कोई बात आपको समझ में आती है? तो वो ये वाज़ेह सिग्नल है कि वो ट्रस्ट खो चुके हैं, और अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर अमेरिका को बराराज कोई दो टोक अंदाज में तो ना कहने की वो पोजीशन में है, ना उनका ये तरीकाकार है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना है। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है जो दे दिया गया है। अच्छा, दो प्री कंडीशंस थी, दोनों के से अमेरिका जब मुकर गया है। यूएस एग्रीज टू रिलीज फ्रोजन ईरान एसेट्स इन कतर एल्सवेयर, रॉयटर्स। अब ये सारे मीडिया ने छाप दिया, पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि ये राजी हुआ, पाकिस्तान ही ने तो खबर दी तो उसके बाद चली। अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो इस पर एग्री हुए ही नहीं। तो ईरान कह रहा है कि नो टॉक्स बिफोर प्री कंडीशंस लेबनान सीज फायर मेट। वो कह रहे हैं हमारे लिए छोड़ें ये एसेट्स को। असल बात ये कि अब लेबनान का सीज फायर पहले करवाएं, उसके बाद आगे जो वो बात बढ़ेगी। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जो ईरान में नेगोशिएशंस हैं, अगर ये जो नुमाइंदे आए हैं अमेरिका के, अगर ये अमेरिका फर्स्ट को आगे लेकर चलेंगे तो हम एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे। ये बड़ी बात, ईरान कह रहा है कि हम एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे अगर अमेरिका फर्स्ट को लेकर। अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या है? ईरान उनके लिए न्यूक्लियर खतरा नहीं है, ईरान के मिसाइल उनके लिए खतरा नहीं है, रेजिस्टेंस उनके लिए खतरा नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर बैठकर बात कर लें। तो ये जो बाकी सारी कंडीशंस हैं ये इजराइल की थोपी हुई कंडीशंस हैं। तो अगर वो उनको इजराइल अगर अमेरिका निकाल कर साइड पर रख देगा तो माहिदा हो जाएगा, वही डिमांड्स लेकर आएगा तो फिर माहिदा कैसे होगा? तो ये उनका कहने का मतलब ये भी है कि आप वो जो फजूल की डिमांड्स लेकर आ रहे हैं वो नहीं चलेंगी। और जो अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन का एक मामला चल रहा है तो उसको भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि जंग ना हो तो फिर इनको समझाएं जो आपने नुमाइंदे भेजे हैं। और ये बात देखिए, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अगर इजराइल फर्स्ट पॉलिसीज को आगे बढ़ा गया तो हम मजबूर होंगे टू कंटिन्यू टू आवर डिफेंस विद ग्रेटर फोर्स। फिर वो जंग की बात कर रहे हैं कि मामला फिर जंग की तरफ चले जाएंगे और हम ग्रेटर फोर्स के साथ लड़ेंगे और मजीद ग्रेटर कॉस्ट जो है हमला आवरों को उठानी पड़ेगी। वो फिर जंग की बात कर रहे हैं अगर मुज़ाकरात ना हुए। और ये 1979 के बाद जब से रेवोल्यूशन आया है, ये पहला इतना हाई लेवल टॉक्स हो रही है ईरान और अमेरिका की। तो ये अमेरिका के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड सेम फॉर ईरान एंड सेम फॉर रीजन।
कि वो मामलात को हल कर लें कंप्रीहेंसिवली ईरान के साथ। ईरान इज अ सिविलाइजेशन, ईरान ने यहीं पर रहना है। अब अमेरिका ने अपनी मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल करके देख लिया, अब क्या न्यूक्लियर गिराएंगे? पीछे तो अब बस न्यूक्लियर ही रह गया ना। तो ईरान के साथ जो उन्होंने करना था करके देख लिया, दहाइयों की प्रोपेगेंडा, साइबर अटैक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस, असैसिनेशंस, ये सब करके देख लिया, सैंक्शंस, अंदरूनी बगावतें, फिर बरह रास्त हमले, तो ये काम नहीं आया। अब उनको चाहिए कि वो ईरान के साथ कंप्रीहेंसिव मामला तय करें, इसी में उनका फायदा, इसमें दुनिया का फायदा। अगर अमेरिका ने जंग ना की होती तो आज मिडिल ईस्ट में उनकी डोमिनेंस का खात्मा ना हो रहा होता, जो ब्लूमबर्ग लिख रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप फिर धमकी दे रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो हम खुलवाएंगे चाहे ईरान का अप्रूवल हो या ना हो। तो इसका मतलब ये तो वो मान रहे हैं कि इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने फाइटर जेट्स भेज दिए हैं, 1500 से 2000 एलीट फोर्सेज जो वो भेज दी हैं। 82nd जो एयरबोर्न है डिवीजन, वहां से फोर्सेज जो भेजी जा रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ मरीन जो हैं वो रीजन में जो वो पहुंच चुके हैं। और उधर एक मसला ये भी पड़ा हुआ है अमेरिका में, वो जेडी वैंस की बड़ी मुखालफत कर रही है लॉबी, क्योंकि जेडी वैंस जंग के खिलाफ थे। तो जो इजरायली लॉबी है वो वहां पर स्टेटमेंट जारी कर रही है कि ये क्यों जेडी वैंस को भेजा गया, मार्को रूबियो को क्यों नहीं भेजा गया। जैसे जॉन बोल्टन कह रहा है कि जेडी वैंस को भेजने की जरूरत नहीं थी और इससे ईरान को गलत तासुर जाएगा, क्योंकि जेडी वैंस तो जंग के खिलाफ। तो इस तरह का मामला भी अमेरिका में, क्योंकि जंगें क्राइसिस लेकर आती हैं, क्राइसिस लेकर आती हैं जंगें, खासतौर पर वो जंगें जो आप हार जाते हैं। तो वहां पर जो बाइडन मैस क्रिएट करके गया उसको साफ करने के लिए ट्रंप को लाया गया। ट्रंप ने उससे बड़ा मैस क्रिएट कर दिया इस डिफीटेड वॉर से। तो दरमियान में एप्स्टीन का मामला है, दरमियान में ये शिकस्त है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं और ये वो सारा। अब टकर कार्लसन को बुरा भला कहा ट्रंप ने। टकर कार्लसन ये कह रहा है कि मुझे तो तरस आ रहा है ट्रंप के ऊपर, और ये बड़ी अफसोस की बात है कि ट्रंप उन लोगों के साथ घिरा हुआ है कि ही कैन नॉट मेक हिज ओन डिसीजंस, कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहा। मुझे तो ट्रंप पे तरस आ रहा है, ये टकर कार्लसन कह रहा है। ये है वहां पर क्राइसिस की सूरत है। और जो चाइना के हवाले से हेडलाइंस है वो भी जरा खबरें सुन लें। चाइना टू सेंड वेपन शिपमेंट टू ईरान अमिड सीज फायर विद यूएस। तो ये सारा मीडिया, CNN, रॉयटर्स, अमेरिकी मीडिया, CNN और बाकी, US इंटेलिजेंस इंडिकेट्स चाइना इज प्रिपेयरिंग वेपन शिपमेंट टू ईरान अमिड फ्रेजाइल सीज फायर। CNN, सीज फायर फ्रेजाइल है, और फ्रेजाइल क्यों है? इजराइल की वजह से है। अगर इस सीज फायर का फ्रेजाइल पार्ट है तो वो लेबनान है, इजराइल की बमबारी है। तो अब ये US इंटेलिजेंस ने इतनी बड़ी खबर दे दी कि चाइना तो भेज रहा है। अच्छा, चाइना ने कहा कि हम तो नहीं भेज रहे। US इंटेलिजेंस के मुताबिक शोल्डर से जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं वो भेजे जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले रशिया के हवाले से ये खबर थी कि वो वर्बा मिसाइल भेज रहे हैं, वो भी शोल्डर से। और अब ये भी शोल्डर मिसाइल भेज रहे हैं। इनको मैन पैड्स कहा जाता है, ये बहुत ही एडवांस हैं, और ये चाइना की जानिब से सबसे एडवांस लेवल के जो शिपमेंट है वो भेजी जा रही है। और चाइना ही है वो जो डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल के सबको टेबल के ऊपर ले आया है, और चाइना ही है जो वो साथ वेपन भी दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि देखें ईरान ने था दी है ना, तो भाई अगर अमेरिका मुज़ाकरात नहीं करेगा तो फिर जंग करना पड़ेगी, तो जंग का भी वो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो भी वर्बा मिसाइल दे रहे हैं शोल्डर, और ये भी शोल्डर मिसाइल। दैट मींस कि जो आगे जंग चलनी है, क्योंकि अब जमीनी अटैक होगा अगर जंग दोबारा उसकी तरफ गए, तो उसकी तैयारी साथ साथ की जा रही है। बीजिंग ने अलबत्ता कहा कि हम नहीं भेज रहे। सो ये वैसे चाइना हमेशा इनकार करता है, बट हो सकता है वो ना भेज रहे हो, ऐसे ही अमेरिकी इंटेलिजेंस कह रही हो। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं किम जोंग उन के पास, और रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज वहां पर डिस्कस हुए। और किम जोंग उन ने कहा कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का पिलर है कि हमने चाइना के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। और दोनों ने कहा कि इस ताल्लुकात को मजीद स्ट्रेंथन किया जाएगा, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर कोऑर्डिनेशन रखी जाएगी। ये वो सारी बातें उनकी हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट और ये सारे मामला डिस्कस हुए। और उसमें ये जो साउथ कोरिया कह रहा है कि हमारी सुलह करवाएं, और फिर ये है कि जापान ये कह रहा है कि हम मिलिट्री बनाएंगे। अगर जापान मिलिट्री बनाएगा तो चाइना और नॉर्थ कोरिया खामोश बैठे देखते नहीं रहेंगे, वो भी एक मसला है। और ट्रंप अगर आता है तो ट्रंप ये चाहता है कि उसकी मुलाकात करवाई जाए किम जोंग उन के साथ, तो उस पर भी चाइना जब बातचीत कर रहा होगा। लेबनान में और बेरूत में जो इजरायली वॉर प्लेस देखे जा रहे हैं, और वेस्ट बैंक में ये मजीद ऑक्यूपेशन की जो है वो कोशिश कर रहे हैं नेबलस के इलाके में, और गजा में जो है वो इन्होंने मजीद 8 फलस्तीनियों को शहीद किया है, और 2,45,000 शहीद और जख्मियों की तादाद पहुंच गई है। इस पर मिडिल ईस्ट के मालिक ने कुछ भी नहीं किया। और आज आप देखिए कि उनको समझ आ जानी चाहिए, बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको आखिरकार लड़ना ही पड़ेगा। इसराइल इसके सिवा कोई लैंग्वेज नहीं समझता है, और अमेरिका वो आपकी कोई डिप्लोमेसी को कभी नहीं मानेगा। अभी अगर किसी के जहन में कोई गलत फहमियां तो वो निकाल दे। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। हम राज लगा करेगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।